स्वागत है आपका नजीब जंग जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार आपके साथ जो एक चर्चा हुई थी वो चर्चा हमारे दर्शकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुई और आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर आम तौर पर ईरान युद्ध के दौरान लोग बोल नहीं रहे हैं, कोई उसका ज़िक्र नहीं कर रहा है, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है कि उस विषय के राष्ट्रीय पहलू भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी हैं। मैं दोनों पहलुओं को एक-एक करके आपके सामने रखूँगा और नई परख के दर्शकों को उम्मीद है कि आप उसको थोड़ा-सा डिकोड करेंगे हम लोगों के लिए। पहला मुद्दा ये है कि जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में ईरान में, उस इस्लामिक क्रांति में सारी दुनिया के मुसलमानों की एकजुटता उसका आधारभूत लक्ष्य थी, मुख्य तौर पर। लेकिन यहाँ पे हो तो ये रहा है कि जितने भी खाड़ी के दूसरे मुसलमान देश हैं अ उनमें से ज़्यादातर अमेरिका के साथ में गठजोड़ किए हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तुर्की है, ईरान के साथ में ओमान भी है लेकिन ज़्यादातर देश अ, अमेरिका और इज़राइल के साथ हैं और ईरान ने उनके ऊपर हमले भी किए हैं। उनके ऊपर तो क्या, वहाँ पे जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं और उन हमले करते-करते फिर अचानक एक ऐसा मोड़ भी आया है जब ईरान के राष्ट्रपति ने उन हमलों के लिए उन देशों से माफ़ी माँग ली और उस माफ़ी का फ़ायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नई-नई डींगें हाँकी, ईरान पराजित हो गया है। तो एक तो ये जो पेचीदगी है, इस पेचीदगी को कैसे समझा जाए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब ईरान के ऊपर इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया, तो भारत में और पाकिस्तान में कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किए। भारत में श्रीनगर में प्रदर्शन हुए, लखनऊ में प्रदर्शन हुए, हैदराबाद में प्रदर्शन हुए, लेकिन वो प्रदर्शन ज़्यादातर शिया मुसलमानों द्वारा किए गए। तो इसके अंदर मुस्लिम समाज में शिया और सुन्नी का बँटवारा भी साफ तौर पर दिख रहा है। तो कहीं से भी जो इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई थी और जिसके प्रतिनिधि आज बहुत बहादुरी के साथ अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो बहुत ही लाजवाब है, हम सब लोग उसके प्रशंसक हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद को हरा दे। उस बात पे भी हम लोग आएँगे। तो ये जो 2 प्रश्न हैं, इसके अंदर इस्लामिक एकता भारत के भीतर की और भारत के बाहर की, दोनों के ऊपर ही सवालिया निशान लगा हुआ है, जो इस युद्ध ने हम लोगों के सामने पेश कर दी। जी। अभय भाई, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा विस्तार से इसके बैकग्राउंड पे भी आना चाहता हूँ, जी। क्योंकि ये बैकग्राउंड शुरू होता है अयातुल्लाह ख़amenei की असैसिनेशन से। हुँ, और अयातुल्लाह ख़amenei का क्या मक़ाम है इस्लामिक वर्ल्ड में, न सिर्फ शिया वर्ल्ड में, ये मैं साफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हुँ, तो अयातुल्लाह ख़amenei जो हैं, हुँ, वो सिर्फ एक अयातुल्लाह नहीं है, वो एग्ज़ॉल्टेड अयातुल्लाह थे, अयातुल्लाह अल उज़्मा। हुँ, और तो दुनिया में कई अयातुल्लाह हैं, बहरीन में हैं, इराक़ में भी हैं, हमारे यहाँ बैरूत में भी हैं वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन ये अयातुल्लाह अल उज़्मा जो हैं, हुँ, इनकी इनकी जो स्टेटस है वो सबसे ज़्यादा है। ये एक मुज्तहिद हैं, ये इस्लामिक फ़िक़्ह यानी कि लॉ को इंटरप्रेट करने का अधिकार रखते हैं, ये फ़तवा दे सकते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। तो इनकी मान्यता दोनों शिया और सुन्नियों में है, अर्थात शियाओं में ज़्यादा है। हुँ, एक तो ये बात है। अब आपने सवाल उठाया शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या है? क्योंकि वो भी समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ शिया वर्ग इस वक़्त प्रोटेस्ट कर रहा है। हुँ, देखिए, शिया हैं कौन या सुन्नी हैं कौन? ये हमारे बहुत से लोग जानते नहीं हैं, मुझसे बहुत से दोस्त पूछते भी हैं कि भई क्या फ़र्क है? तो फ़र्क न शिया में न सुन्नी में कुछ नहीं है, बहुत बुनियादी एक छोटा-सा फ़र्क है, वो मैं आपके सामने साफ़ करता हूँ। जी। कुरान एक ही है, अल्लाह एक ही है, हज एक ही है, नमाज एक ही है, रोज़ा एक ही है, प्रॉफिट एक ही है, कोई फ़र्क नहीं। तो फ़र्क कहाँ पैदा हुआ कि जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनका देहांत हुआ,
तो उन्होंने अपना कोई सक्सेसर नहीं चुना था, कोई सक्सेसर का नाम नहीं दिया था। इसमें भी एक डिबेट है कि शायद वो इस्लाम में डेमोक्रेसी उस वक्त लाना चाहते थे कि मेरे देहांत के बाद लोग चुने। वो हुआ, और जैसे सब कोई चुनाव होते हैं तो थोड़ी राजनीति होती है। तो प्रॉफिट के 4 बहुत करीब साथी थे। हज़रत अबू बकर थे, जो उनके साथ मक्का से मदीना आए थे जब वो प्रॉफिट ने हिजरत की थी। उसके बाद हज़रत उस्मान थे, हज़रत उमर थे और अली थे, जो प्रॉफिट के सन इन लॉ भी थे, कज़न भी थे, और प्रॉफिट से बहुत अजीज थे। उनकी जो बेटी थी वो प्रॉफिट की फेवरेट बेटी भी थी। तो जब ये सिलेक्शंस हुआ तो हज़रत अली का सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ उन्होंने पहला इमाम या पहले खलीफा हज़रत अबू बकर को चुना। उनका शासन शासन ही कहिए, हालांकि वो रिलीजियस शासन था, 10 साल चला और फिर उनका देहांत हो गया, या असैसिनेशन हुआ, यानी देहांत हुआ था उनका। उसके बाद हज़रत उमर को सेलेक्ट कर लिया गया, फिर अली रह गए, और उमर के बाद उस्मान को सेलेक्ट कर लिया गया, फिर अली रह गए। तो चौथे अली बने हज़रत अली। तो एक ग्रुप था जो ये कहता था कि अली को ओरिजिनल पहला खलीफा होना चाहिए, ही हैज बीन डिनाइड रॉन्गफुली। यहाँ शिया शुरू होते हैं। तो एक ग्रुप है जो कहता है कि हज़रत अली को बनना चाहिए था पहला खलीफा, और ये पहले जो 3 खलीफा हैं ये एक तरह से यूसर्पर हैं। केवल इतना फर्क है। अब जो इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हैं कि गल्फ की रियासतों में उनके 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 जो लीडर्स हैं वो ईरान के खिलाफ हैं, इसमें एक बहुत बुनियादी बात है। ये जो शेखडम्स हैं, दीज आर डेक्रेपिट एंड डेकेडेंट। ये चाहे आप सऊदी अरब को ले लें, चाहे आप अबू धाबी को ले लें, चाहे आप दुबई को ले लें, इनको इनको अब सिर्फ रुपए पैसे जोड़ने के अलावा और अपनी शेखडम रखने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन इनके साथ हो। बहुत सालों से ये बात चल रही है कि सऊदी अरब की किंगडम कब तक चलेगी, और मैं खुद ये सवाल करता हूँ कि ये किंगडम्स जो हैं ये कब तक चलेंगी, यहाँ जमहूरियत कब आएगी? क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट जमहूरियत का है वो इन सल्तनत ने ख़त्म कर दिया है। वहाँ कोई जमहूरियत नहीं। आप और मैं जाएं वहाँ पैसा कमाएं, लेकिन वहाँ नेशनैलिटी नहीं ले सकते, वहाँ वोट नहीं कर सकते, वोट की तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ औरतों की क्या बंदिशें हैं? तो इसको देखते हुए मेरा ये मानना है कि यद्यपि रियासतें अमेरिका के पक्ष में खड़ी हुई हैं, क्योंकि वो, जैसे आपने भी कहा कि एक गलत टाइप का रूल है, लेकिन पब्लिक वहाँ की किस हद तक इनके साथ है इसमें इख्तलाफ हो सकता है। दुनिया भर का मुसलमान एजिटेटेड है। ये एक गलत फहमी है कि सिर्फ शिया एजिटेटेड है, और जो हिंदुस्तान में भी एजिटेशन हुए हैं, लखनऊ में तो उन्होंने नारा भी लगाया है कि ईरान से हवा आई और शिया सुन्नी भाई भाई। तो ये सुन्नी भी बहुत आहत हैं इसमें जो वहाँ हो रहा है, और ये सच है कि ज्यादातर शिया निकले होंगे, ये तो बहुत इम्कानात हैं इसके। और तीसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, आपके सवालों से हट के, जी, जो जी। मेरे मन में है बहुत दिन से, और मैं कोई पूछ नहीं रहा है, कोई चैनल इस पे बात नहीं कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब जंग साफ हो गई थी कि जंग होने वाली है, हमारी रॉ एजेंसीज ने भी बताया होगा हिंदुस्तान को कि जंग होने वाली है, तो माननीय प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए? जंग होने से 4 दिन या 5 दिन पहले क्यों गए? उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या संकेत मिलता है? देखिए, 20 साल हमने इजराइल से दोस्ती नहीं की थी। वो क्यों नहीं की थी? वो इसलिए नहीं की थी कि एक सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए मुसलमानों को कि भाई इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए हम उनसे एक ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये क्या वजह है आज कि इस गर्म माहौल में हम क्या संकेत दे रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ उनसे गले मिल रहे हैं, हम उनसे आर्म्स खरीदते हैं? मैं मानता हूँ उनके बहुत उम्दा आर्म्स हैं, शायद उनसे दोस्ती करनी जियोपॉलिटिक के लिए ज़रूरी हो गई है, ये भी मैं मान सकता हूँ। उनके स्पाई सिस्टम बहुत उम्दा है, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम 15 दिन रुक नहीं सकते थे।
रमजान का महीना था। दीज आर ऑल वेरी सेंसिटिव टाइम्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये चीज़ भी मुझे आश्चर्य है कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सलाह नहीं दी कि ये मौका नहीं है आपका इजराइल जाने का, शायद आप कुछ दिन रुक जाते तो मुनासिब था। देखिए, एक तो मसला इसके अंदर एक ये भी है जो बार बार निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन वो एक रहस्य है और हम लोगों के पास कोई जासूसी संस्था नहीं है जो उस रहस्य को खोल दे। हमारे पास अय्यार नहीं है जो उस रहस्य का, उस तिलिस्म का पता लगे। सवाल ये है कि मैंने कई चर्चाएं इस बात पे की हैं और कहीं भी मुझे बहुत ही एक तसल्ली बख्श जवाब इसका नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी के इजराइल जाने की टाइमिंग और उस वक्त टाइमिंग जबकि युद्ध होने वाला था, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को ये पता था, ये नामुमकिन है कि उनको इस बात का इम्कान ना रहा हो कि युद्ध नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब हम अ, चुनावी सर्वेक्षणों पर नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान विरोधी पार्टी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सारे मुल्क में तकरीबन 8% के आसपास मुसलमान वोट हर राष्ट्रीय चुनाव में मिलते हैं, हर लोकसभा चुनाव में मिलते हैं। और जब मैं सीएसडीएस में था और हम लोगों ने कई बार इस बात की जांच की कि वो दरअसल मुसलमानों के कौन से हिस्से हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, बावजूद इसके कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत के ऊपर ही उनकी राजनीति पलती है। तो उससे ये पता चलता है कि शिया मुसलमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं मोटे तौर पर, और कुछ सुन्नियों में एक जो बरेलवी तबका है वो उनको वोट देता है, क्योंकि वो अलग तरह के सुन्नी हैं। तो बरेलवी और शिया मिलकर वो 8% मुसलमान मतदाता मंडल का निर्माण होता है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। और आप तो जानते ही हैं और नई परख के काबिल दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि 70 के दशक में जो लखनऊ के अंदर शिया और सुन्नी के बीच में जो हिंसा होती थी, उनके जो दंगे होते थे, उन दंगों में एक वक़्त जनसंघ के लोगों ने सुन्नियों के खिलाफ शियाओं को बचाने की कुछ कोशिशें की। इसकी वजह से शियाओं का रुझान वो पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। मतलब उसका क्या कारण हो सकता है, इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। बहरहाल, जब हिंदुस्तान में 8% मुसलमान वोट नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, शियाओं के रूप में, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का ये जो रवैया है कि ऐसे मौके पर इज़राइल जाते हैं और फिर पूरी तरीके से अमेरिकी खेमे में जाके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पिट्ठुओं की तरह, आधुनिक अर्थों में एलाइज़ की तरह नहीं, बल्कि पिट्ठुओं की तरह खड़े हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये तो अजीब-सी बात लगती है। राजनेता तो ये देखता है भाई कि हमारा जो वोट है उस वोट का साथ हम क्यों छोड़ें? क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की उनको? आपने आपके जो यह वक्तव्य अभी रहा है, इससे एक पेंडोरास बॉक्स लिया मेरे सामने। जी, जी, जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। एक एक तो ये कि 8% वोट का रिस्क क्यों हुँ, लिया गया है, हुँ। इससे इसका आगे वाला सर, परिणाम न क्या हो केवल ये सकता रिस्क है न केवल ये रिस्क है, है? जी। बल्कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम मुसलमान विरोधी बातों के बावजूद भी कोशिश उनकी तरफ से एक एक ऐसी इमेज प्रोजेक्ट करने की भी होती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये उनके खिलाफ बात उड़ाई जाती है। तमाम मुसलमान देशों में नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। यहाँ जो सरसंघचालक हैं वो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। मुसलमानों के साथ मैत्री के लिए एक उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़ी हस्ती को भी लगा रखा है। वो सब भी कार्रवाई चलती रहती है। तो ये सब के बावजूद ये भी इस बहस में शामिल कर लिया जाए। जी। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था जी। कि इसका परिणाम क्या होगा। हुँ, देखिए, इलेक्शन जीता जाता है 2 या 3% वोटों के फर्क से। अब बिल्कुल। 241 अगर आप ले लें, अगर 20 सीटें इधर हो गई होती तो सरकार नहीं बनती। हाँ, विपक्ष में बैठे ये होते अभी। हुँ, ये 2 या 3% वोटों का फर्क है, हुँ, और वो 2 या 3% वोट आपने आज बिल्कुल दरकिनार कर दिए, वो खिड़की से बाहर फेंक दिए। हुँ, ये पॉलिटिकल रिस्क है इनका, हुँ, किस सोच में लिया गया है, और उसकी सोच का वजह मैं आपको बताता हूँ। इस प्योर डिसलाइक फॉर मुस्लिम्स, हुँ, क्योंकि बल्क है,
हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमानों का, उनको आप पसंद नहीं करते। मैं नफरत शब्द इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाता है, लेकिन सर्टेनली इतिहास को बार बार कोट किया जाना, वो बातें याद दिलाए जाना जिनको अब दर्शाना भी नहीं चाहिए, इतिहास को बदलने की कोशिश करना, वो ये दर्शाता है कि आपको एक कम्युनिटी से नापसंदगी है और उस नापसंदगी को आप बार बार सामने लाते हैं। और ये एक उसका नमूना था कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम सब कुछ दरकिनार करके जंग होने से पहले रमजान के महीने में हम इजराइल जाएंगे, आप जो मर्जी करना है कर लीजिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गलती है, मेरे ख्याल एक ब्लंडर है, क्योंकि आज बेशक सुन्नी 1% वोट उधर पड़ जाए, लेकिन शिया एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गिर सकती। ये मेरा एक अपना अंदाज है, जो मैंने इसीलिए वो सवाल आपसे किया था प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने का और उनको ये टाइमिंग चूज करने का, क्योंकि देखिए रमजान एक अजीब पर्व है, एक अजीब महीना है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक 70 साल का, पिछले साल का आदमी जो रोजा रखता है, सुबह 5 बजे 4 बजे पानी पीता है और शाम को 6:30 7 बजे तक पानी तक नहीं पीता, और हिंदुस्तान का मुसलमान जो रिक्शा चलाता है, जो कुलीगिरी करता है, जो आपके घर में काम करता है, जो कारीगर है, जो कारपेंटर है, जो बढ़ाई है, वो रोजे रखता है। और उस पे क्या, उस दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। उसको ये मानना, हम माने या ना माने उस चीज को, उसका मानना ये है कि साहब कुरान इस महीने में दुनिया में आया था। अब उसको वो मानता है और उसको वो खास एक अपना दर्जा देता है, तो उसको हमने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। और दूसरा मसला जिसकी ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें, वो ये है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पहले तो जमकर जो खाड़ी के दूसरे देश थे जहां अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, उनके ऊपर उन्होंने हमले किए और उन हमलों से वहां पर काफी आतंक भी फैला, उन लोगों का एयर स्पेस भी बंद हो गया और काफी कोहराम मचा वहां पर। और मैं समझता हूं कि उसके पीछे एक रणनीति भी थी ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव पैदा हो। भाई डोनाल्ड ट्रंप के फौजी अड्डे इन लोगों ने बनाए क्यों थे? उसके पीछे अमेरिका का ये आश्वासन था कि ये डिटरेंस का काम करेंगे। ये हम अमेरिकी फौजी अड्डा ये है तो आपके देश के ऊपर कोई इस डर के मारे हमला नहीं करेगा। एक तरह से ये खाड़ी के इन देशों की सुरक्षा का आश्वासन था ये। अब वो जब उनके ऊपर हमले हुए तो उन्होंने अमेरिका से ज़रूर कहा होगा कि भाई आपने तो मेरी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ये क्या हो रहा है? हमारे ऊपर तो मिसाइलें गिर रही हैं। फिर अचानक ईरान ने उनके राष्ट्रपति ने ये माफ़ी वगैरह क्यों माँगी? मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ इसको देख के, क्योंकि ये या इसके पीछे भी कोई एक रणनीति है, कोई एक तरह की चतुराई है और चतुराई अपनाई जानी चाहिए, मैं चतुराई के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, दो बातें हैं। मेरा ख्याल ये है, जिसको हमें इल्म नहीं है, जैसे आपने कहा कि बैक चैनल एक बातें चल रही हैं खाड़ी के मुल्कों में पुतिन से और जब उनकी ईरान। बातचीत हुई है राष्ट्रपति महोदय की, उसके जी, बाद उन्होंने ये स्टेप उठाया है। नहीं तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो खाड़ी के मुल्क हैं, खासकर कतर है और कुवैत है और ओमान है, इनकी बैक चैनल बातचीत चल रही है ईरान से। अच्छा। और वो एक इशारा था कि अगर आप हम ये बम नहीं कराएं तो हम भी उधर अमेरिका पे प्रेशर डालें, या जो भी इस टाइप का एक बैक चैनल कम्युनिकेशन इस वक्त खुला हुआ है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रपति जी का ये जो स्टेटमेंट था, ये फेल हो गया। एक तो ट्रम्प साहब की अहमकाना बात कि वो डर गए, ख़त्म हो गए, देखिए वो तो बिल्कुल घुटने टेक दिए वगैरह वगैरह, जो वो करते हैं, उसमें हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हुई है कि इमीडिएटली ईरान में उसका विरोध हुआ है। समवन लाइक लरजनजानी, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने तक उसका विरोध किया है। लरजानी कौन है आप समझें? ये एक फिलोसोफर मैथमेटिशियन है, कांत की 3 किताबें उन्होंने इंटरप्रेट की हैं। वो फारसी के स्कॉलर हैं और वो पिछले 40 साल से ईरान के टॉप लीडरशिप में रहे हैं। उन्होंने उसका विरोध किया है और लोगों ने उनका, कुछ आयतुल्लाह ने उसका विरोध किया है। तो क्योंकि वो संकेत दे रहा था कि हम डर रहे हैं या हम या हम एक पीस चाहते हैं। ईरानी आज पीस मांग नहीं सकता। शिया ट्रेडिशन बहुत जबरदस्त है, शिया भूलता नहीं है।
इमाम हुसैन की शहादत आज तक नहीं भूली गई है। हम लोग हर साल 10 मुहर्रम को देखते हैं कि क्या होता है। ये द शियाज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पीपल इन द वर्ल्ड। ये सुन्नियों से इन इंटेलेक्ट ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं आपको और आपके चैनल पे कह सकता हूँ कि नहीं, ज्यादा मेरी अपनी पढ़े छवि लिखे भी यही हैं, है। मैं ज्यादा जहाँ का समझ। रहने वाला हूँ, वहाँ के शिया जी मुसलमानों के साथ हम लोगों को बड़े दोस्ताने थे। मैं इस्लामिया जी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पे। जी तो वो उनसे बातचीत करने से लगता था कि ये जी। सुन्नियों से जिन मायनों में सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अलग तरह के। उसकी वजह भी है कि कम हुँ, है शिया। सुन्नी हुँ, तो भरमार हो गई, देहात में हुँ, रहने लगे, पढ़े लिखे नहीं। ये कम लोग थे, ये अच्छे कॉलेजेस में गए, पढ़े, हुँ, और हुँ, इन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को बचा के रखा। हुँ, ये भूलते नहीं हैं। हुँ, तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है वो एक इंसल्ट थी ईरान की पॉपुलेशन पे, कि हुँ, एक तरफ हम पिट रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसकी बात कर रहे हैं। हुँ, ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। ईरान के प्रेसिडेंट पे तो प्रेशर है खाड़ी का, वो हुँ, प्रेसिडेंट है, वो कह हुँ, रहे हैं साहब बैक चैनल बात करो, हम खत्म हुँ, करा देंगे, अमेरिका से दोस्ती करा देंगे, वगैरह वगैरह। हुँ, तो ये दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक। हुँ, और ये बात जो उनकी है वो खत्म भी हो गई, क्योंकि उसके बाद भी ईरान ने हुँ, बम दागे हैं, हुँ, हुँ, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स भी गए हैं, हुँ, क्योंकि उनकी जो रिपब्लिकन गार्ड है वो हुँ, इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है। हुँ, अयातुल्लाह खमेनी साहब ने अपने असैसिनेशन से पहले अपने रिपब्लिकन गार्ड को फ्री हुँ, ऑफ कंट्रोल कर दिया था। हुँ, हुँ, वो आज किसी किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं, हुँ, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, और इसलिए हुँ, अलग अलग जगह आप देख रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। हुँ, तो ईरान इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टुडे देन फॉर द अमेरिकन CIA और अस टू अंडरस्टैंड। हुँ, ये जो अमेरिकन वेटरन्स हैं हुँ, वो भी आज कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हुँ, पहले आप कहते हैं हम 4 दिन लड़ेंगे, अब कहते हैं हम 4 हफ्ते लड़ेंगे, अब किसी ने कहा कि साहब हम तो 5 महीने भी लड़ सकते हैं, हुँ, इनके पास तो असला ही नहीं है। हुँ, सो ये पूरी इंफॉर्मेशन तो किसी के पास है नहीं। हुँ, लेकिन जहां तक मेरा समझना है हुँ, कि ईरान के पास भी असला धीरे धीरे घटेगा, और अमेरिकन जो एग्जॉर्बिटेंट सोफिस्टिकेटेड अमला है वो भी धीरे धीरे घटेगा। हुँ, और कहीं ना कहीं मैंने कल किसी चैनल पे सुना एक इंडियन एनालिस्ट को, हुँ, कि अगर वो जो मेजर चीज है कि अगर कहीं ईरान ने एक बम ऐसी जगह दाग दिया जहां 25 30 50 60 अमेरिकन मर गए, हुँ, तो ये खेल खत्म है। हुँ। वो एक क्रिटिकल इशू है इस पूरी जंग में इस वक्त। अच्छा, मैं रक्षा मामलों के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ और मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो दूसरे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आजकल। जो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको भी सुन रहा हूँ। जो भारतीय रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको भी सुन रहा हूँ और एक नई चीज़ जो दिखाई पड़ी है कि जो कुछ रक्षा विशेषज्ञ जो पहले लगातार पिछले 11-12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के ही गुण गा रहे थे, फौजी मसलों के ऊपर, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल जीडी बख्शी का नाम जी हाँ, जी हाँ, हाँ, सबसे जी सबसे हाँ, सबसे अहम है, सब जी हाँ, उल्लेखनीय है। जी हाँ। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस युद्ध में ईरान जीतेगा और वो उनका पूरा विचार जीडी बख्शी का हिंदूवादी होता है और वो जी हाँ। मानते हैं हाँ, वो उसी तरीके से बोलते भी हैं और वो गांधी जी का भी विरोध करते हैं, क्यों गांधी जी हिंसा का प्रश्न उठाते थे। अ, तो उनके इन इन विचारों के बावजूद वो इस वक़्त अ, उन प्रमुख हस्तियों में से एक हैं जो बहुत अपनी बुलंद आवाज़ में और बहुत सारे तथ्यों के साथ में, क्योंकि उनको मिलिट्री की और इन मामलों की जानकारी है, हैं? बहुत सारे तथ्यों के साथ में ये दिखा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं ये, कि ईरान इस युद्ध को जीतेगा और ट्रंप और इज़राइल को एक ऐसा सबक प्राप्त होगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं है। तो इसका क्या कारण है? आखिरकार इस युद्ध में ऐसा कौन-सा आकर्षण है, जिन्होंने कुछ हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथियों को भी अपनी तरफ खींचा है इसने? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं भी सुन रहा हूँ कि हुँ, हर एक आदमी इसका इसका विरोध हुँ, कर रहा है। हुँ, ऑब्वियसली एक तो बिल्कुल ही मॉडल जंग है, इसलिए हुँ, हुँ, सभी का एक कंसर्न है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न मेरे ख्याल ये है कि हुँ, इस जंग से एक चीज़ वाज़े हो रही है कि हिंदुस्तान इज़राइल की गोद में जाके बैठ गया है। हुँ, और कोई हिंदुस्तानी, कोई राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी ये नहीं चाहेगा कि एक ऐसे मुल्क की गोद में बैठ जाए हुँ, जो एक्चुअली जेनोसाइड करता है। वो हुँ, भले पैलेस्टाइन के हम लोग खिलाफ हों, कई लोग हमारे खिलाफ हों, हुँ, लेकिन ये मुल्क जेनोसाइड करता है इंसानियत के खिलाफ।
इनका प्रधानमंत्री आज कटघरे में खड़ा हुआ है, और अगर ये जंग बंद हो जाए तो वो जेल जा सकता है। उसको लेके हम लोग अगर उस मुल्क की के गोद में बैठ रहे हैं, तो कौन भारतीय, कौन हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट इस जंग का विरोध नहीं करेगा? ये अमेरिका की कम है, ये इजराइल की जंग ज्यादा है। ये तो ट्रंप साहब की बेवकूफ़ी है कि वो नेतन्याहू के बहकावे में आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका नहीं जाता इस जंग में अगर ये जो ट्रंप साहब घिरे हुए हैं अपने यहूदी दोस्तों के साथ, और उनका दिमाग कम है। अच्छा, ये एक जब ट्रंप ने डींगे मारी राष्ट्रपति, ईरानी राष्ट्रपति की माफी के बाद में, तो उन्होंने एक जवाब दिया। वो जवाब भी बहुत दिलचस्प है, उसके ऊपर भी एक दो बातें आप कहें। वो जवाब ये है उन्होंने कि ये एप्स्टीन गिरोह जो है ये नहीं तय करेगा कि हम लोग युद्ध लड़ेंगे या सरेंडर कर दें। तो जो एप्स्टीन गिरोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो अगर उसको एक मेटाफर के तौर पे देखा जाए, तो वो इशारा करता है कि दरअसल इन लोगों की वे मजबूरियां कौन सी हैं जिनकी वजह से इन लोगों को ये जंग शुरू करनी पड़ी। वरना आमतौर पे जंग से हमेशा बचा जा सकता है। जंग तो शुरू करने के पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक निहित स्वार्थ होता ही है कि आप कुछ और हासिल करना चाहते हैं, अपनी और कोई गोटी लाल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप युद्ध में उतरते हैं। खासतौर से अमेरिका के लिए तो ये बात और भी ज़्यादा सही साबित होती है। जी। इसमें कोई भी शक नहीं है कि एप्स्टीन से पूरा अमेरिका घिर गया था। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, शायद ही कोई होगा जो एप्स्टीन के पंजे में या शकंजे में न रहा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी एप्स्टीन साहब के पास इन लोगों को मोह करने के लिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एप्स्टीन जो हैं वो मोसाड के एक बहुत आला एजेंट थे। उनके घर में जाके अहद बराक रहते थे। अहद बराक न सिर्फ प्रधानमंत्री थे लेकिन मोसाड के चीफ भी रहे। एप्स्टीन के घर में प्लास्टिक सर्जन भी है, विनीरियल डिजीज का डॉक्टर भी है, कैमरे भी लगे हुए हैं, बेशुमार दौलत वो लोगों को बांट रहा है। अपने आइलैंड में करीब करीब अजीब अजीब वैश्याना हरकतें भी कर रहा है। आपने तो अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जो करना भी मुश्किल होता है। नहीं, इन नहीं, सब वो चीजों कहता कैनिबलिज्म। देखिए, जी, आपने ये जिक्र किया। हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग मुझे पसंद भी है, लियोनार्डो द कैप्रियो की। उनकी बड़ी अच्छी फ़िल्म भी अभी आई है, वन बैटल आफ्टर अनदर, वो मैंने अभी-अभी देखी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुद लियोनार्डो द कैप्रियो ने अपनी ईमेल में, जो उन्होंने कई एक्सचेंज की हैं ईमेल, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने इतने पाउंड अभी तक बच्चों का गोश्त खा लिया है। अब और ये आप यकीन करना, ये भयानक यकीन लगता है सुन करना के। बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं कम से कम इस बात को यकीन नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन असली बात यह है कि वहां वैश्याने हरकतें हो रही थीं। मतलब 13 साल की, 11 साल की, 14 साल की बच्चियों को ले जाके उनके साथ हरकतें करना, हुँ, और जिसमें अजीब अजीब लोगों की तस्वीरें हैं। हुँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो जो अपाहिज था हुँ, इंग्लैंड में, हुँ, उनकी तस्वीर है कहीं लेटे हुए। हुँ। नियोम चॉम्स्की साहब वो उनसे संपर्क में हैं, जो जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के आप और हाँ, हम बिल्कुल, परेशान हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल। यू नो तो ये सब लोग वहां जा रहे थे या मिल रहे थे। कितने लोग सेक्स में इन्वॉल्व थे ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सर्टेनली अगर सेक्स ना रहा हो तो और चीजें तो रहीं। नेटवर्किंग तो थी कहीं ही। हुँ, कहीं पैसे मिल रहे थे, हुँ, कोई और चीजें मिल रही थी, लाइब्रेरीज की सहूलियत मिल रही थी, ट्रैवल मिल रहा था। तो इस सब का कुछ लेन देन तो होता है ना। हुँ, तो ये मोसाड का कंप्लीट कैप्चर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी था हुँ, इन द मोस्ट क्लेवर वे। ये फॉर्चून आई आई होप हिंदुस्तान इससे बच गया है, हुँ, क्योंकि मोसाड के जो टेंटिकल्स हैं ये जबरदस्त हैं। ये जिस तरह से ऑपरेट करे हैं और जिस तरह से पिछले 50-60 साल में इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है, हुँ, ऐसी एजेंसी दुनिया में कोई है नहीं। कोई है नहीं। तो इसलिए एप्स्टीन, और कल तो ट्रंप साहब का नाम आ गया। हुँ, आपने वो लेटेस्ट जो उन्होंने रिलीज किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, वहाँ हुँ, ट्रंप साहब का नाम आ गया। अब उसमें बच जाए ना बचें ये तो बात अलग है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका का कोई के बहुत ही कम ऐसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इन हरकतों में या एप्स्टीन साहब के साथ ताल्लुक नहीं रखते थे। हुँ, और ये एक अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। आज नहीं तो 10 साल बाद
15 साल बाद सरकारें बदलती हैं और ये चीज़ और खुलेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। वाटरगेट में तो एक सरकार गिर गई थी, वाटरगेट तो इसका बच्चा भी नहीं था। हुँ, वाटरगेट में जो निक्सन साहब को इस्तीफा देना पड़ा था, वो तो इसका ग्रैंडचाइल्ड भी नहीं था जो एप्स्टीन ने किया है। तो ये वक्त बताएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब। इस बातचीत से कुछ नई बातें सामने आईं, जैसे कि आपने रेखांकित किया कि लखनऊ में जो प्रदर्शन हुए इस युद्ध के खिलाफ, हमले के खिलाफ ईरान पर, तो उसके अंदर ये नारा लगा कि ईरान से हवा आई, शिया सुन्नी भाई-भाई। और इसका भारत के मुसलमानों का जो का मतदान संबंधी रुझान है, ख़ास तौर से शियाओं का, उसका इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? और जो एप्स्टीन गिरोह वाला मामला है, आपने उम्मीद जताई है कि भारत शायद इससे पूरी तरीके से अलग दिखाई देगा। लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद उल्टी ही लग रही है। मुझे लग रहा है कि अंततः जब ये पूरा मामला खुलेगा, तो भारत के भी कुछ लोग फँसे हुए इसके अंदर दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जब ये एप्स्टीन एप्स्टीन गिरोह को हम लोग एक मुहावरे के तौर पे देखते हैं, एक रूपक के तौर पे देखते हैं, तो उसके मतलब दूर तलक जा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा मुझे ये दिखाई पड़ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम बीच-बीच में आपको परेशान करते रहेंगे इस तरह। शुक्रिया।